लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने डेली वेजर्स के मुद्दे पे जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली में आवाज उठाई और लगातार डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाए, उनके लिए पॉलिसी जो है वो हुकूमत की जानिब से तय की जाए, इस पे अपनी आवाज़ बुलंद की है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गुलमर्ग फैशन शो जो हुआ है, जिस होटल में हुआ है, उस होटल पे अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस को एंटी एक्टिविटी के तहत जो है वो बुक किया गया है, उन्हें जो है वो बैन किया गया है। ये सब जवाब जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, एक उम्मीद डेली वेजर्स के अंदर आई जब आपने ये आवाज़ जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में उठाई कि डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाए, और आपने वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो डेली वेजर्स को कल तक 200-300 रुपया दिया जाता था पिछली हुकूमतों के दौरान, अब उन डेली वेजर्स को 8-9 हज़ार रुपया मिल रहा है, लेकिन परमानेंट पॉलिसी उनके लिए कोई भी नहीं है। तो कैसे आप आगे इनके हक के लिए फ़ाइट करेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही डेली वेजर्स के साथ मजाक किया है, उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ किया है, और उन्हीं की ये करनी है जो बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी भुगतनी पड़ी। अन्यथा पहले ही अगर रेगुलर रिक्रूटमेंट की होती तो आज इस प्रकार का ये मंजर सामने नहीं आता। जी सर। डेली वेजर्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज और मिनिस्टर्स ने सिगरेट की डब्बी पे ऑर्डर दिए और आज इनकी, मुझे लगता है कि परिवार, इनके बच्चों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है इस बजट में, क्योंकि इनने उम्मीदें जगाई थी, इन्होंने आशाएं जगाई थी। चुनाव के दिनों, कैंपेन के दिनों उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत बड़ी बातें की थी कि सरकार बनते ही हम डेली वेजर्स का कोई अजाला करेंगे, लेकिन कल जिस प्रकार से 2 दिन पहले उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, कोई भी प्रावधान इनके लिए नहीं रखा। डेली वेजर्स क्रोधित हुए, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और श्रीनगर और जम्मू में आपने देखा होगा एक प्रोटेस्ट भी हुआ, उन पे लाठीचार्ज भी हुआ। कल हमने उन्हीं के हक में असेंबली में भी बात उठाई, लाठीचार्ज को हमने कंडम भी किया, और यहाँ तक बात आई कि हमने वॉकआउट भी किया। सरकार मजबूरन, मुझे लगता है कि अपनी प्रीवियस पॉलिसी को दोबारा उन्होंने अडॉप्ट किया और एक कमेटी बना दी। हालांकि मैं उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में भी उन्होंने सब कमेटी बनाई थी, इनके वालिद साहब ने भी कमेटीज बनाई, लेकिन कभी भी डेली वेजर्स के साथ न्याय नहीं किया। अब 6 महीने के लिए इन्होंने इस बात को बॉक्स में तो डाल दिया, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में डेली वेजर्स की आवाज बनेगी, और हर फ्रंट पे, हर प्लेटफॉर्म पे हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि कुछ नौजवानों को एज रिलैक्सेशन के लिए डिमांड है उनकी, क्या आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, क्या उस पर बात करोगे? जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए एज रिलैक्सेशन वगैरह है। देखिए, जो असेंबली का डोमेन है, अधिकार क्षेत्र है, हम उसी में बात करते हैं, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन की बात है, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने उठाई है, मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई आउटकम नहीं आया, लेकिन हम पूरी उम्मीद रखे हुए हैं कि जो उनकी आवाज जहां पे उठानी थी, हम वहां पे रेगुलर उठा रहे हैं। सर, 200 यूनिट मिलेगा सिर्फ AAY को। अब हमने ये भी सुना है कि सोलर कुछ स्कीम वाले ही लोगों तक ये 200 यूनिट भी बिजली का दिया जाएगा। इसके हवाले से क्या अपडेट आपके पास है सर? मैंने उसी दिन कहा था, जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ था, उसी दिन उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना के तहत इसको कनेक्ट किया था, जिसमें 60% जो राशि आएगी वो भारत सरकार की आएगी। और वैसे भी पॉसिबल नहीं है, जो 2 लाख, 2.25 लाख यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना के तहत हाउस होल्ड रजिस्टर्ड हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप 5 सालों में इन्हीं को दे पाएंगे। तो ये मजाक है इनके साथ, और जितने बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अभी उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं आपको 5 साल वेट करना है। मैंने कल सवाल पूछा, आपको भी 5 साल गाड़ियों के लिए इंतजार करना चाहिए था, अगले ही दिन आपने गाड़ियां ली, उसके लिए तो आपको सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ा। लेकिन आज जब 200 यूनिट आपकी कमिटमेंट को याद दिलाया जाता, आप कहते हैं 5 साल वेट करें। तो ये मुझे लगता है कि दोबारा से जो झूठ की बुनियाद पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब झूठ के अतिरिक्त और कुछ कह नहीं सकते। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि कुछ जो MLAs हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी 5 लाख होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से काम करवाना है तो 5 लाख तनख्वाह कर दी जाए, हमारा 5 लाख से कम में गुजारा नहीं होता। तो क्या आप ही चाहते हैं कि 5 लाख हो आप अपनी पर्सनल? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो एक जेन्युइन सैलरी होनी चाहिए उसमें तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 लाख बहुत ज़्यादा है। इतना
मुझे लगता है स्टेट एक्सचेकर को इतना बोझ नहीं देना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि आज दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बैन किया गया है मिनिस्ट्री की जानिब से, होम मिनिस्ट्री की जानिब से। महबूबा मुफ्ती को उस पर रिएक्शन आया है, मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो है वो कटाश अल्फाजों में उस पर किया। आप क्या कहना चाहेंगे जो मीर वाइज उमर फारूक की दो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो देश विरोधी विधि विरोधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत बैन किया 5 साल के लिए, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। ये सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कदम है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी संस्था को किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाएगा जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज कर रहा हो। जहां तक बात आती है अवामी एक्शन कमेटी की या जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन की, इनके रिश्ते पाकिस्तान तक निकले हैं। इनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो आतंकवादियों के साथ भी इनके कहीं न कहीं कनेक्शन निकले हैं। ऐसे कई मुझे लगता है कि फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जिसकी बुनियाद पे इनको बैन किया गया है। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती की बात पर कोई हैरानगी नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पीडीपी की बुनियाद ही सेपरेटिज्म पे है, अलगाववादियों पे। जहाँ जहाँ पे भी आतंकवादी मारा जाता है मैडम महबूबा मुफ्ती रोना रोने जाती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। 90s में जब वीपी सिंह साहब की सरकार थी और मुफ्ती साहब जब होम मिनिस्टर थे, तब बैन किसने लगाई थी? जमात इस्लामी पे। जरा मैडम से पूछो, तब तो आपके वालिद साहब ने बैन लगाई थी। और 1975 में ड्यूरिंग इमरजेंसी तब किसने लगाई थी? तब कांग्रेस ने लगाई थी। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट चेहरा है। तब भी हम इनके विरोधी थे, आज भी विरोधी है और आखिर तक विरोधी रहेंगे। जो इस भारत की सॉवरेंटी को क्वेश्चन मार्क करेगा वो गद्दार है, वो दुश्मन है इस देश का, और भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के कानून के अंतर्गत उसे कार्रवाई होगी। सर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन, क्या इसका फर्क पड़ेगा? क्या 370 वापस आ सकता है? ऐसा मान स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक वे से वहां पे आया। मुझे बताइए आमिर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आज उस सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को चैलेंज करता हूं। अगर स्पेशल स्टेटस शब्द भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं निकलेगा, आई विल रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिक्स। झूठ, टोटल फरेब, टोटल धोखा। स्पेशल स्टेटस शब्द ही नहीं है। इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन 370। ये टेम्परेरी प्रोविजन होता है जब तक पूरा संविधान लागू ना हो। जब स्टेट्स का एक्सेशन हुआ, जब स्टेट्स का मर्जर हुआ, उस वक्त एक टेम्परेरी प्रोविजन अलग स्टेट्स को अलग अलग दिया गया, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग किया गया। सर ये तो कह रहे हैं ना कि हमने स्पेशल स्टेटस पास किया है। मैं चैलेंज करता हूं ना आमिर भाई, आप बता दीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन चैलेंज करता है कि अगर स्पेशल स्टेटस वर्ड जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी भारत के संविधान के अंतर्गत मिलेगा, मैं रिजाइन करता हूं। सर ये कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस हो गया हमारी जमीनों की प्रोटेक्शन, नौकरियों की प्रोटेक्शन, जॉब्स की प्रोटेक्शन। क्या मानते हैं आप जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या तो फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? स्पेशल स्टेटस कुछ नहीं था। 70 साल जम्मू के लोगों ने लड़ाई लड़ी। एक ऐसा एक्ट जो एक्ट कश्मीर के लोगों की जॉब को प्रोटेक्ट करता था, और वो भी कौन? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को डीसी बनाया, कभी तहसील प्रेसिडेंट को तहसीलदार बनाया। शायद आपको इस इतिहास का नहीं पता। वो एक प्रोटेक्शन थी उनको कि अपने वर्करों को वो जॉब देते थे। जम्मू के लोग हमेशा रोते रहे, चिल्लाते रहे, प्रोटेस्ट रहे, आंदोलन रहे कि ये जो जॉब प्रोटेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर सेक्शन को दी है। तो आज मुझे बताइए, जो 5% नौकरियां हैं जम्मू कश्मीर में, 5 ही है ना, 5 ही है ना, 100 में से 5 लोग। इन 5 लोगों में तो कश्मीर के कितने हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लगाए गए कितने हैं? 4%। 1 ही प्रतिशत जम्मू का है। मतलब 100% लोगों में एक व्यक्ति जम्मू का लगता है। 95% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। उन 95% लोगों के लिए कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी नहीं सोचा, जिनके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिनके लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, जिनके लिए फैक्ट्रीज चाहिए। क्या आज आप गांधीनगर में जाके देखें जरा, बूढ़ा माँ बाप वहां पे बैठे हैं, पूरा गांधीनगर गोश्त बन के बैठा हुआ है। कोई भी उनका बेटा वहां पे नहीं है। वो कहां? बेंगलोर में है, वो कहां? हैदराबाद में है। क्यों? क्योंकि यहां पे डरा रहे हैं ये, इन्फोसिस नहीं आना चाहिए, विप्रो नहीं आना चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड 95 लोग 100 में से जो हैं वो कहां जाएंगे? वो बाहर जाएंगे। माता पिता बूढ़े यहां पे रहेंगे और डराते रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कि हम जॉब प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। भाई जॉब प्रोटेक्शन आप 70 सालों की देखो। 70 साल आपने अपने वर्करों को बनाया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को डीसी बनाया इन्होंने,
आप रिकॉर्ड निकाले, यहां पे पीआरओज को आईएएस तक पहुंचाया इन्होंने। जो पीआरओ एक मिनिस्टर के साथ होता था वो आईएएस बनता था। तो ये दूसरी प्रोटेक्शन ढूंढते हैं, ये प्रोटेक्शन अब मिलेगी नहीं उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुनील जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिन्होंने वक्तन फवक्तन डेली वेजर्स और बाकी मुद्दों पर बातचीत की है जम्मू कश्मीर के अंदर। और खसूसी तौर पर आज के इस प्रोग्राम के अंदर सुनील जी ने यह क्लियर किया है कि जो हुकूमत की जानिब से इकदाम लिए जा रहे हैं, मरकजी हुकूमत की जानिब से, शायद वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए हो सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताएं।